नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ये खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार पर तमाम सवाल उठाए हैं और नई आबकारी नीति में घोटाले के बाद अब दिल्ली में शिक्षा विभाग में कथित घोटालों का आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में आप नहीं पाप की सरकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाले के बाद शिक्षा में भी घोटाले हुए हैं और शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार के दावे झूठे निकले। उन्होंने कहा, आपके घोषणा पत्र में दिल्ली में 500 नए स्कूलों का वादा किया गया था। नए स्कूल नहीं बने, लेकिन पूर्व नियोजित तरीके से उन्होंने पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी। अरविंद केजरीवाल के कहने पर पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त क्लासरूम बनेंगे और नए क्लासरूम भी नहीं बने, ना ही नए स्कूल नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा, इस दौरान गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि हम आपके सामने पहले बड़ी प्रमुखता से दिल्ली सरकार का आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था। वो 3 महीने से जेल में हैं और अभी तक मंत्री पद से उन्हें नहीं हटाया गया। गौरव भाटिया ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूल बनवाने का वादा किया था। वो स्कूल तो नहीं बने। स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 7180 कर दिया गया और लागत को और बढ़ा दिया गया, जिससे कि मुनाफाखोरी की जा सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक अनुमान के मुताबिक 326 करोड़ रुपए से लागत बढ़ा दी गई, जो टेंडर की कीमत से 53% ज्यादा निकली और 4027 क्लासरूम ही बने। क्या ये काला धन केजरीवाल की तिजोरी में आया? ये सवाल पूछा है बीजेपी ने। अब इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच भी रार बढ़ती दिख रही है। इस बार आप विधायक दुर्गेश पाठक ने एलजी विनय सक्सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब विनय सक्सेना खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। इतना ही नहीं, नोटबंदी के दौरान इनके ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया था। दुर्गेश पाठक ने कहा कि नोटबंदी के दौरान जब लोग भूख से परेशान थे, तब हमारे उपराज्यपाल वीके सक्सेना 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उपराज्यपाल सक्सेना का नाम लेते हुए आप विधायक ने उनके पद से इस्तीफे की मांग तक कर दी है। रात भर विधानसभा के बाहर धरना भी दिया गया। तो दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद आप विधायक दुर्गेश पाठक ने उन पर खादी घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगाया। तो देखिए, आरोप की सियासत तो लगातार चल रही है और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पहले आबकारी नीति को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन अब शिक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा नीति और उसमें जो टेंडर थे, उसको लेकर जो घोटाले दिए गए हैं, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए। इसी पर हमारी आज खास चर्चा रहेगी। खास चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर के मिश्रा जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ नितेश चौरसिया जी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहले बीजेपी से सवाल, क्योंकि लगातार बीजेपी ने सवालों की बौछार ला दी है। पहले आबकारी नीति और अब शिक्षा विभाग में घोटाले का आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। सबूत, तथ्य, रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं? किस तरह के आंकड़े आप पेश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आरोप लगाना और इस तरह की सियासत करना तो राजनीति में होता है, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी है, तथ्य कितने हैं, कितने आपके पास रिकॉर्ड्स हैं जिसके आधार पर आप ये संगीन आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल पूजा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि सबूत के साथ होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, आज 3 महीने से जेल में है। न्यायिक प्रक्रिया आप देख रहे हैं जो कि देश के अंदर पूरी तरह से जीवित है, और उसके बावजूद भी उनको बेल नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे जो कि केवल आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये हो रही है जो कि सबूत के साथ, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। और दूसरी बात, इस देश के अंदर में न्यायालय जो है इतना प्रखर है, जो कि हम और आप सब जानते हैं, जो कि कोई भी काम, कोई गलत, बिना तथ्य के, बिना विषय के, बिना सबूत के कोई कुछ किसी के ऊपर में आरोप लगा ले और 3 महीने से जेल में पड़ा रहे, ऐसा नहीं हो सकता।
पहली बात। दूसरी बात ये है जो कि जिस अपेक्षा के साथ दिल्ली के अंदर में ये आम आदमी पार्टी आए, केजरीवाल जी आए, और जो राजनीतिक पटल इनको दिल्ली के अंदर में दिया गया, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा इनको मैंडेट था। और कम से कम 7 से 8 साल के अंदर में जिस तरह से घोटालों की बौछार है, हम तो ये कह रहे हैं जो कि आज सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है, शिक्षा के अंदर में किस तरह से बिल्डिंग बनवाने के नाम पर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया। साथ ही साथ जल के अंदर में अगर इनको ये था जो कि पेयजल बिल्कुल शुद्ध देंगे दिल्ली वालों को, उसके अंदर भी आपने देखा है जो कि किस तरह से 57,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट है। उसमें 57,000 करोड़ का लोन दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर में हो गया। इन्होंने क्या इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर दिया जो कि 57,000 का लोन खड़ा हो गया। यही नहीं, मैं कह रहा हूँ राशन कार्ड के नाम पर इनके विधायक किस तरह से दुराचार करते हैं। टेंडर की प्रक्रिया हो, चाहे आप दंगाई आप देखेंगे जो कि इनके निगम पार्षद दंगाई बने हुए हैं, जो किस तरह से आरोपी हैं। तो हर एक चीज अगर देखेंगे तो बिना सबूत के, बिना तथ्य के भाजपा जो है जो कभी भी आरोप नहीं लगाती है। और ये निश्चित है, समझना पड़ेगा, खास करके दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि जिस अपेक्षा और जिस आशा के साथ केजरीवाल जी को चुन करके यहाँ पर लाया गया था, उस अपेक्षा के ऊपर में ये खड़े नहीं उतरे। और हमें बड़ा दुख है जो कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर एक मूलभूत सुविधा हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे आप देखेंगे कोई भी ऐसी प्रक्रिया, निश्चित तौर पर वहां पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार। और बिल्कुल ठीक है आर.के. मिश्रा जी, आपने तमाम आरोप लगाए और लगातार इसको लेकर बीजेपी मुखर भी नजर आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई और तमाम एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन नीतीश चौरसिया जी, आरोपों में सच्चाई कितनी है? क्योंकि ये कहा गया कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूल बनवाने का वादा किया था, स्कूल नहीं बने, स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, उनको बढ़ा दिया गया। उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये जरूरत आन पड़ी? स्कूल ना बनवाने की एवज में आपने क्लासरूम्स को और आगे बढ़ा दिया। ये तमाम आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आप तो शिक्षा को रोल मॉडल कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आप ले जाने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि भाई दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो देश क्या इंटरनेशनल लेवल में सब देख रहे हैं। अगर इस तरह के आरोपों की बात होगी तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? सबसे पहले तो आप सभी के आपके माध्यम से आपके चैनल को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आता हूँ, मुझे बड़ा कई बार वो सोचना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले को जो लिखित तौर पे चैप्टर मिल जाता है ऊपर से, कभी कभी बेचारे पूरे महीने पूरे साल ये लगा देते हैं ये कहने में कि यार कोई कुछ बना ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, कोई स्कूल ही नहीं बना, कोई कमरे नहीं बने, कुछ बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अचानक से उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है, उनको एक ऊपर से एक फरमान जारी होता है कि यार वो सुनो बना तो है, लेकिन वो घोटाले वाला शुरू करना है, कमरे वाला। अब बेचारे ये पहले कहते थे कि स्कूल ही नहीं बना, कोई मॉडल ही नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं कि दिल्ली में शिक्षा नीति नाम की कोई चीज है। नहीं, स्कूल तो अभी भी वो कह रहे हैं नहीं बने, वो क्लासरूम्स की बात कह रहे हैं। हाँ। इनको एक ऊपर से फरमान मिल गया कि सुनो वो बताना है कि कैसे वो कितने घोटाले हुए और कितने कमरे बने हैं, कितने। नितेश जी, अगर फरमान मिल रहा है, इन आरोपों को अगर वो लगा रहे हैं तो आरोपों में सच्चाई कितनी है? आप खंडन कर दीजिए ना, आप बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। एक एक करके आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ। हम तो बता के थक गए कि हमने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने क्लासरूम बनाए। भाजपा वालों ने आज तक मानने को राजी नहीं थे कि हमने ऐसा कुछ करा भी है। अब ये अपने ही मुखार बिंदु से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं इतने कमरे बने हैं, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतने पैनामा सेट हुआ है, इतने का बनना था, इतना खुद बता रहे। देखिए, जनता बड़ी समझदार है। जनता कहती है कि भाई एक बात बताइए आप, अभी तक मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, मैंने इसी जानने की कोशिश की। जनता कह रही ये भाजपा ही आज तक कह रहे थे कुछ बना ही नहीं, अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब बना तो है लेकिन घोटाला हुआ है। यार खुद ही कंफर्म कर लो, कहने क्या चाहते हो। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज पे। भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी जड़ है, जिसको खत्म करने की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने 2011 में की। हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ऐसी कोई भी भ्रष्टाचार अगर आम आदमी पार्टी की किसी भी सरकार पे, आम आदमी पार्टी की सरकार पे, किसी नेता पे, किसी दल पे उठती है, हम पूरा जांच में सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके बावजूद भी आपके स्वास्थ्य मंत्री 3 महीने से जेल में क्यों हैं? एक मिनट, अब मैं आता हूं। नितेश जी, सवाल तो मैं पूछूंगी ना, देखिए स्पष्टीकरण आप देंगे, लेकिन पिछले 3 महीने से क्यों
क्या सिर्फ एजेंसी लगाने के पीछे कोई सबूत तो मिला होगा ना नीतीश जी? कोई सबूत तो मिला होगा? पिछले 3 महीनों से आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, आप रोल मॉडल कहते थे स्वास्थ्य को, आप शिक्षा को रोल मॉडल बताते हैं, और उस पे कोई देखिए मेरे सवालों का भी जवाब देंगे। देखिए नीतीश जी, गोलमोल बातों को घुमाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे सवाल है, सीधा सीधा आप जवाब दे दीजिए। जिनका खंडन करना है आप उनका खंडन कर दीजिए, जो आपको लग रहा है कि सही नहीं है आप स्पष्ट कर दीजिए। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आप भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, उसके बावजूद भी 3 महीने से पिछले आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों हैं? क्यों उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है? अगर सारे सबूत नहीं मिल रहे हैं और अगर सब कुछ गलत है, एजेंसी गलत कार्रवाई कर रही है, तो फिर जेल में क्यों है वो? मैंने क्या कहा आपको कि न्यायिक प्रक्रिया में हमारी पार्टी, हमारे एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। हम वो वाले नहीं है कि हमारे यहाँ छापा पड़ेगा और अगले दिन हम पूरा झंडा मंडा लेके ईडी को घेरने चले जाएंगे और सीबीआई को घेरने चले जाएंगे। हम वो वाले नेता नहीं है, ना हम वाली पार्टी है। अगर आपको लगता है कि हमारे पे कोई भी एलिगेशन है, आप देखिए ना, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ता है, वो स्वागत करते हैं। आइए हम चाय लेके बैठे हुए हैं, भाई साहब आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, हमें पता हमारे पास कुछ नहीं है, आप जितने मर्जी। भाई सवाल ये उठता है, तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो आपके ही मुख्यमंत्री दे रहे हैं ना, ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो आपके ही मुख्यमंत्री दे रहे हैं। इस देश में एक भी करप्शन का चार्ज भारतीय जनता पार्टी पे लगा? देखिए वो अपने आप में बड़ा सवाल है, वो बिल्कुल वाजिब बात है, देश के जनता इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी ये प्रक्रिया चल रही है, जांच एजेंसियों की, सीबीआई, ईडीआई, सबको लगाया गया, तो भाई कोई तो सबूत मिल रहा होगा ना नीतीश जी, कोई तो सबूत मिल रहा होगा, कुछ तो मिला होगा। याददाश्त भूल जाते हैं आपके उसके बाद मंत्री साहब, याददाश्त कमजोर हो जाती है जब इस तरह की एजेंसियां पीछे लग जाती हैं, तो तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे दिया जाता है। बहुत सारे सवाल है, मिश्रा जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ देखिए पूजा जी, ऐसा है, मैं आपको आम आदमी के जो प्रवक्ता है यहाँ पर नीतीश जी बैठे हुए हैं, उनसे अपेक्षा करता हूँ, बड़ी शालीनता के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, इन 7 वर्षों के ऊपर अंदर में इन्होंने कितने राशन कार्ड बनवाए? मैं कह रहा हूँ जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन्होंने कितने वृद्धावस्था पेंशन को इन्होंने लागू किया, नए और जो पुराने थे उसको यहाँ पर कहाँ तक इन्होंने उस चीज को अपडेट किया? पहली बात। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, जहाँ पर शिक्षक नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है उसको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया है। मैं तो कहता हूँ आप आइए, हर एक चीज को लेकर के आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन किसी अपेक्षा के साथ। आप एक राशन कार्ड नहीं अभी तक इन्होंने 7 साल के अंदर में बंद करके रखा हुआ है, वृद्धावस्था पेंशन बंद करके रखा हुआ है। आपने शुद्ध पेयजल की बात की थी आपने, लेकिन आपने वो भी जो है सो शुद्ध पेयजल आप नहीं दे पा रहे हैं। जमुना के सफाई के नाम पर कम से कम 2419 करोड़ रुपया इन्होंने केंद्र सरकार से ले लिया, लेकिन उसके नाम पर हमने देखा जो कि अभी तक इस तरह के आरोप बहुत हैं, आरोप के नाम पर। जहां तक आप कह रहे हैं मिश्रा जी, देखिए बीजेपी तमाम सवाल उठा रही है, चाहे अब शिक्षा नीति की बात हो, पहले आबकारी नीति पर सवाल उठा रही थी, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है 1400 करोड़ के घोटाले का, भ्रष्टाचार का, वो किस बिहाफ पर लग रहा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या, और आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हर बार बार दिल्ली सरकार की नहीं बन पाती है? हर बार कोई ना कोई एलिगेशन, किसी तरह का आरोप या कोई ना कोई पेचीदगियां आ ही जाती हैं, वजह क्या? देखिए, दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल 0 टॉलरेंस की नीति अपनाती है। भ्रष्टाचार पे कोई भी व्यक्ति हो, दिल्ली सरकार उसके साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती, ना ही उसके साथ कोई 2 तरीके की बात कर सकती है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर होता है। अगर नीतीश जी माननीय एलजी महोदय पर किसी प्रकार के एलिगेशन लग रहे हैं, तो इस पे एक निष्पक्ष जांच में एलजी साहब को समझ आना चाहिए, खुद आना चाहिए, चल के इस्तीफा देना चाहिए, जब तक कि जांच की रिपोर्ट नहीं आता। ये तो आप समझिए कि 1400 करोड़ रुपए का एक नोटबंदी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें किस चीज में घोटाला का अपना नाम है, खुद एलजी साहब का अपना किस नाम चीज में? किस चीज में घोटाला हुआ? किस चीज में घोटाला हुआ? किस घोटाले की आप बात कर रहे हैं? उपराज्यपाल ने क्या घोटाला? उपराज्यपाल जी, मैं बताता हूँ, उपराज्यपाल जी के चेयरपर्सन ने नोट अलग अलग ब्रांचों में 22 लाख 24 लाख रुपए नोट बदली करी गई। उस दौरान माननीय उपराज्यपाल जी, नोटबंदी के वक्त की बात कर रहे हैं, नोटबंदी के समय की बात कर रहे हैं आप, उस वक्त जो है अलग अलग बैंकों में पैसे दिए गए, क्योंकि देखिए समझना बहुत जरूरी है ना कि क्या। हाँ, ये काले को सफेद करा गया। हाँ, उसमें कुछ कैशियर्स की
का स्टेटमेंट है। किसी सक्सेना जी के दबाव में हमसे पैसे बदलवाए गए, वो स्टेटमेंट। अब देखिए उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सक्सेना जी खुद, उसकी जो इंक्वायरी कमेटी बनी उसकी अध्यक्षता खुद कर रहा है। मैं ही अपराधी, मैं ही जज, मैं ही इंक्वायरी ऑफिसर, और मेरे पे एलिगेशन लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अब उसमें कार्रवाई क्या हुई? जो 2 कैशियर इनके खिलाफ गवाही दिए थे उनको तो हटा दिया गया। उसके बाद ये चिट्ठा क्लोज कर दिया गया भाई साहब, और इंक्वायरी आज तक जज की तर्ज पड़ी है। आम आदमी पार्टी नहीं तो इंक्वायरी वहाँ पे नहीं जाएगी ना। आप ही तो कहते हैं नीतीश चौरसिया जी, आप ही तो कहते हैं एजेंसी ऐसी जगह नहीं जाएगी, वो तो सिर्फ बाकी की पार्टियों के लिए है ना। तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर एजेंसी लगेगी और काम करेगी? इसीलिए तो कहा कि ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पे रखा गया है जो भ्रष्टाचार के जिस पे आरोप है, जिसकी अभी तक इंक्वायरी नहीं आई है। ये तो एक नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जड़ है। यहाँ पर तो ये उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी इस बात के जवाब भाषण देने में, मतलब नैतिकता की बात कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य मंत्री आज 3 महीने से जेल में है, 3 महीने से जेल में है, और उसके बाद वो बावजूद भी मंत्री बने हुए हैं। ये नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। पूजा जी, ये नैतिकता की बात न करिए, शर्म की बात है। नीतीश चौरसिया ये बेशर्म हो चुके हैं ये लोग। 3 महीने से स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और उसके बावजूद भी मंत्री बने हुए हैं। ये नैतिकता की बात कर रही है। आर.के. मिश्रा जी, आरोप अगर राज्यपाल पे लग रहा है तो देखिए यही तो सवाल है, यही तो फिर बार बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अगर सवाल उठ रहा है तो वहाँ पर जांच एजेंसी या वहाँ पर जांच फिर क्यों नहीं करवाई जाती? बिल्कुल, यहाँ पर भी जांच की आवश्यकता होती है ना। हाँ। वाजिब सवाल किया, बहुत ही संवेदनशील सवाल किया आपने। मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर में, मैं पहले भी अपने वक्तव्य में कह चुका हूँ, न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही प्रखर है। नीतीश जी एक FIR कराएं। मैं कहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश जी को लगता है जो कि विनय कुमार सक्सेना जी ने घोटाले किए हैं 1400 करोड़ रुपए का, एक FIR कराएं। देखिए क्योंकि एजेंसियां काम कर रही है नहीं कर रही है। आप सीधे आरोप लगाएंगे। और हमने यहाँ पर ये कहा 3 महीने से स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। क्या इन लोगों को थोड़ा सा भी नैतिकता बची हुई है? आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। देखिए नैतिकता की बात तो कोई भी पार्टी ना करे। देखिए नैतिकता की यहाँ पर अब बात नहीं है। राजनीति में नैतिकता का पतन किस स्तर पर पहुंच गया है वो हम रोजाना बयानों के माध्यम से, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सुनते हैं। इस तरह की बातें हम ना कहें, हम सिर्फ बोलिए नीतीश जी। मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मिश्रा जी थोड़ा सा चैप्टर अपडेट करके आया करिए। सारे मंत्रालय मनीष सिसोदिया जी के पास ट्रांसफर हो चुके हैं। ये आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपडेट ले लेना चाहिए। नहीं, आज की डेट में आप सुनिए इधर, एक मिनट, अरे सुन लीजिए। अरे आप जो कह रहे हैं कि सारे मंत्रालय सिसोदिया जी के पास आ गए हैं। नहीं, सिसोदिया जी के पास आ गए हैं, तब आए हैं। मैं आपसे बहुत उम्र में छोटा हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। पूरी तरह से आपको घेर लिया उस बात पूरी करने दीजिए। आर.के. मिश्रा जी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए नीतीश जी, बोलिए। देखिए मेरी मित्रा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ आपसे, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी बात पूरी जान लीजिए। एक तो मंत्रालय में कोई भी मंत्रालय आज की डेट में सत्येंद्र जैन जी के पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन पे आरोप लगा, वो आज के समय में जेल पे हैं, इंक्वायरी चल रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि और कोई हथकंडा हमारे संविधान में है नहीं। जब तक उनकी चार्जशीट न फाइल हो जाए फिर वो न्यायिक प्रक्रिया से अपनी जो भी लड़ाई होगी लड़ेंगे, सच सबके सामने आएगा। मैं कहता हूँ दूसरी बात, क्या LG साहब पे कोई कंप्लेन नहीं दर्ज हुआ? आप इस चीज को दावे से कह सकते हैं? अगर कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ तो इंक्वायरी किस चीज की हुई थी? अगर इंक्वायरी नहीं हुई थी तो कमेटी किस चीज की बनी थी? अगर कमेटी नहीं बनी तो अरे किसको बहलाना चाह रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? पूजा जी मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मतलब अपने पे बात आएगी तो भाई साहब एकदम नहीं जी हमें तो कुछ पता ही नहीं भाई साहब, हमें तो कुछ पता ही नहीं पूजा जी मैं जवाब। ये बचकानी नीतीश जी ने कहा जो कि आरोप लगे उसकी जांच भी हुई, लेकिन उसमें क्या LG साहब का नाम है क्या? एकदम है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या LG साहब का नाम है? एकदम है। अरे नाम है। सुनिए, जिस जांच की अध्यक्षता, मैं मिश्रा जी से कहता हूँ, मिश्रा जी पे कोई एलिगेशन लगता है उसकी अध्यक्षता वो खुद करेंगे।
क्या मैं दावे के साथ कहता हूँ उस जांच की रिपोर्ट निष्पक्ष आ सकती है? मैं कह रहा हूँ ना, देखिए रितेश जी ऐसा है, मैं आपसे कहता हूँ आप निष्पक्ष जांच आप एक FIR करवाइए, आप एक FIR करवाइए और देखिए इस बात का जवाब दीजिए कि यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया जिंदा है। देखिए आप एक दूसरे पर FIR कराते रहे, लेकिन सीधा सा सवाल तो ये है कि आखिरकार अगर जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, दिल्ली की जनता देखिए नितेश जी बहुत उम्मीदों के साथ आपको लाई थी। अब अगर, क्योंकि आप रोल मॉडल कहते हैं, आप कहते हैं एक मॉडल सेट किया है आपने एजुकेशन सेक्टर में, अपने हेल्थ में, तो कम से कम उस मॉडल को आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कोई उदाहरण सेट करते हैं, आप नजीर अगर पेश करना चाहते हैं, तो कम से कम उस पर खरे उतरिए। अगर इस तरह के आरोप लगने लगे और उसके बाद जांच बैठी, जनता का विश्वास कितना टूटेगा आप समझ रहे हैं ना, तो कम से कम उस बात का ख्याल आपको रखना होगा। मेरी एक बात कर रहा हूँ, जिस रोल मॉडल की बात कर रहे हैं, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमारा कैसा रोल मॉडल है। ये दिल्ली की जनता तय कर रही है और एक बार नहीं पिछले 3 बार से तय कर रही है और उसने 3 बार हमारे जनमत में मोहर लगाया। हमें भारतीय जनता पार्टी से या किसी भी अन्य पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे लिए जनता है, जनार्दन है, जनता हमें बिल्कुल जनता सब देख रही है नितेश जी, और जनता सर्टिफिकेट बदलने में देर नहीं लगाती। अब मैं आता हूँ, इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, सत्ता सदैव सबकी नहीं रहती, किसी की नहीं रहती। राष्ट्रपति की पत्नी क्या वो गलत हो सकती है? अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी वो गलत हो सकती है? ठीक है, रोल मॉडल जब था, जब आपने पेश किया था, लेकिन अब एलिगेशन लग रहे हैं तो आपको उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। केरल के मुख्यमंत्री, तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री होती है, बिहार के शिक्षा मंत्री होती है। रोल मॉडल आप मान रहे हैं, लेकिन उस रोल मॉडल को आपको बरकरार भी रखना होगा। मैं तो कह रहा हूँ तभी जनता ने जो विश्वास जताया है, जो मैंडेट दिया है, उस पर आप खरे उतर पाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो आरोप की सियासत तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, जांच पड़ताल के बाद वो भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।